स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम उत्तरी अमेरिका की झीलों के बारे में पढ़ेंगे, लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पहले कौन कौन सी झीलें हम डिस्कस करेंगे वो देखिए। यहाँ पर आपको कनाडा में कुछ झीलें नजर आएंगी, एटलस में देखिएगा आप। तो कनाडा में सबसे पहले जो प्रमुख झील है वो है ग्रेट बियर लेक, दूसरी प्रमुख झील ग्रेट स्लेव लेक, उसके ठीक आगे एथाबास्का झील, उसके अलावा विनीपेग झील। ये कुछ प्रमुख झीलें हैं। इन झीलों के अलावा यहाँ पर कनाडा और यूएसए के बॉर्डर रीजन पर यहाँ आपको 5 प्रमुख झीलें नजर आएंगी, जिनका नाम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। ये जो 5 प्रमुख झीलें हैं ये सम्मिलित रूप से कहलाती हैं महान झीलें। तो हम आज ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, एथाबास्का लेक, महान झीलें, ग्रेट लेक्स और उसके अलावा उटाह राज्य में स्थित ग्रेट सॉल्ट लेक जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन 5 प्रमुख झीलों को हम देखेंगे आज। सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा की कुछ प्रमुख झीलों की। कनाडा की सबसे प्रमुख और सबसे पहली झील है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर झील। ये ग्रेट बियर झील जो है कनाडा में बनती कैसे है, आपको याद होगा हमने कैनेडियन शील्ड प्रदेश किया था। तो कैनेडियन शील्ड रीजन जो है, शील्ड प्रदेश, वहां पे हिमनद है बहुत सारे। उन्हीं हिमनदों से, ग्लेशियर्स के पिघलने से जो जल प्राप्त होता है उससे बहुत सारी झीलें बनती हैं। तो हिमनद के पिघलने से जो जल प्राप्त होता है उसी से ये ग्रेट बियर लेक बनी है। तो हिमनद का जल जो है वो मीठा होता है, इसीलिए ग्रेट बियर लेक जो है ये एक फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक या मीठे जल की झील। और इस फ्रेश वाटर लेक की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूर्ण रूप से कनाडा में स्थित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये, पूर्ण रूप से कनाडा में स्थित। अदरवाइज अगर देखा जाए कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे जो सुपीरियर झील है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पर केवल और केवल कनाडा में कंप्लीटली जो लोकेटेड लेक्स है उनमें ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब दूसरी प्रमुख झील को हम देखते हैं। दूसरी प्रमुख झील जो है यहाँ पर वो है ग्रेट बियर लेक के ठीक पास में स्थित ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील जो है ये भी कनाडा में स्थित है और मीठे जल की झील है, फ्रेश वाटर लेक है। और मीठे जल की ये झील भी हिमनद के पिघलने से जो जल प्राप्त होता है उसी से बनी है। इस झील की इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है, डीपेस्ट लेक है। और इस ग्रेट स्लेव लेक से एक प्रमुख नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है मैकेंजी। सो मैकेंजी नदी जो है वो यहाँ से निकलती है। ग्रेट बियर लेक की इंपॉर्टेंस तो ये थी, सबसे बड़ी पूर्ण रूप से कनाडा में स्थित मीठे जल की झील। ग्रेट स्लेव लेक की इंपॉर्टेंस है कि उत्तरी अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की डीपेस्ट लेक है और मैकेंजी नाम की रिवर जो है वो यहाँ से निकलती है। उसके अलावा ये जो ग्रेट बियर लेक और स्लेव लेक है इनके आसपास भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट खनिज के स्रोत हैं। खासतौर पर अगर ग्रेट बियर लेक को देखें तो ग्रेट बियर लेक के पास में स्थित है, किनारे पर स्थित है पोर्ट रेडियम नाम का खनन क्षेत्र। पोर्ट रेडियम नाम का एक माइनिंग रीजन है जहां मिनरल्स के रिजर्व्स मिलते हैं, खास तौर पर यूरेनियम के, रेडियम के और गोल्ड के। तो ये जो ग्रेट बियर वाला झील वाला क्षेत्र है यहाँ पोर्ट रेडियम वाले खनन क्षेत्र में यूरेनियम, रेडियम, गोल्ड आदि के भंडार पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो मीठे पानी की झीलें हैं इनके आसपास काफ़ी सारे इस तरह के एटॉमिक मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। इसी वजह से कनाडा यूरेनियम के उत्पादन में काफ़ी अग्रणी है। और अब जो है ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक के बाद नेक्स्ट लेक जो हम देखेंगे वो है एथाबास्का लेक, एथाबास्का झील। एथाबास्का झील जो है ये भी कनाडा में स्थित मीठे पानी की झील है, एथाबास्का कनाडा में स्थित मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक। और इस फ्रेश वाटर लेक के आसपास एक प्रमुख खनन क्षेत्र, माइनिंग रीजन है जिसका नाम है यूरेनियम सिटी।
और यूरेनियम सिटी वाला जो माइनिंग रीजन है वहाँ यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। यूरेनियम के अलावा गोल्ड के भंडार, सोने के भंडार भी यहाँ पाए जाते हैं और उसके साथ साथ इसके आसपास पेट्रोलियम के रिजर्व्स भी पाए जाते हैं, पेट्रोलियम के भंडार भी हैं। तो कुल मिला के ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में, कनाडा के नदन पार्ट में यहाँ पे जो भी लेक्स हैं वो कैनेडियन शील्ड से वाटर रिसीव करती हैं, ग्लेशियर से वाटर रिसीव करती हैं। मोस्टली लेक्स मीठे जल की है, मीठे पानी की। इन झीलों के आसपास यूरेनियम और कई सारे एटॉमिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कनाडा की लेक्स थी। अब यूएसए और कनाडा के बॉर्डर रीजन पे ये जो 5 प्रमुख झीलें हैं इनको डिस्कस करेंगे, जिन्हें सम्मिलित रूप से कहते हैं महान झीलें। अब हम महान झीलों में यदि देखें तो 5 प्रमुख झीलों को सम्मिलित रूप से महान झीलें या ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ग्रेट लेक्स, महान झीलें। अब ये 5 प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, सीक्वेंस से अगर देखें तो सबसे पहली झील है सुपीरियर। सुपीरियर के बाद यहाँ मिशिगन झील है, मिशिगन। सुपीरियर मिशिगन झील के बाद यहाँ आगे है ह्यूरॉन झील, ह्यूरॉन। ह्यूरॉन के आगे है ईरी और ऑन्टारियो, ईरी झील। और आगे यहाँ पर स्थित है ओंटारियो, ओंटारियो। तो ये 5 प्रमुख झीलें सम्मिलित रूप से कहलाती हैं महान झीलें, ग्रेट लेक्स। इसमें ये तो था इनका अरेंजमेंट, ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो इनका लोकेशन है वो। अगर साइज के अकॉर्डिंग देखें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो सुपीरियर सबसे बड़ी है, ह्यूरॉन दूसरे नंबर पे है, फिर मिशिगन है, मिशिगन के बाद ईरी, ईरी के बाद ओंटारियो। ओंटारियो सबसे छोटी है इन 5 प्रमुख झीलों में। ये वैसे तो झीलें यूएसए और कनाडा के बॉर्डर रीजन पे है, पर इसमें से ये जो मिशिगन झील है ये कंप्लीटली यूएसए में स्थित है, पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। इन महान झीलों में प्रमुख अगर देखें, सबसे इंपॉर्टेंट लेक है ये सुपीरियर। सुपीरियर लेक वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। बाकी जो झीलें हैं ये झीलें आपस में एक दूसरे से जुड़ी भी हैं, कुछ नेचुरली जुड़ी भी हैं, कुछ नदियों के माध्यम से, और कुछ जो झीलें हैं उनके बीच में नहरें बनाई गई हैं, कुछ कैनाल्स बनाई गई हैं। जैसे सुपीरियर और ह्यूरॉन जो है उनके बीच में नहर बनाई गई है, उस नहर का नाम है सू नहर, सू कैनाल। तो सू कैनाल जो है वो सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है। ईरी और ह्यूरॉन कैसे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर एक सेंट क्लेयर लेक है, झील, ये जो छोटी सी झील है सेंट क्लेयर झील। सेंट क्लेयर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है डेट्रॉइट नदी। डेट्रॉइट नदी जोड़ती है ह्यूरॉन और ईरी को। और यहाँ ईरी और ओंटारियो के बीच में भी एक नहर है, इस नहर का नाम है वेलेंड नहर, वेलेंड कैनाल। सो कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल्स के माध्यम से, कुछ छोटी झीलों, कुछ नदियों आदि के माध्यम से ये झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए ये झीलें एक बहुत बड़े नौवहन तंत्र का निर्माण करती हैं। नॉर्थ अमेरिका में लार्जेस्ट और बिजिएस्ट नेविगेशन सिस्टम जो है, इनलैंड नेविगेशन सिस्टम, वो ये लेक्स बनाती हैं। तो नौवहन के लिए ये झीलें काफ़ी उपयोगी हैं। इनमें से ये जो ओंटारियो झील है जो सबसे ईस्ट में है, इस ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, और ये सेंट लॉरेंस नदी आगे जाकर गिरती है अटलांटिक महासागर में। तो इन झीलों के माध्यम से नौवहन किया जा सकता है यूएसए और कनाडा दोनों के द्वारा, और सेंट लॉरेंस नदी जो है वो सीधा इन झीलों को जोड़ देती है अटलांटिक ओशन से। सो ये झीलें जो है नौवहन के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। नौवहन, नेविगेशन। नेविगेशन के अलावा जैसे सुपीरियर वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो ये झीलें मीठे जल का भी प्रमुख स्रोत हैं, और 5 झीलें मिलकर विश्व में सबसे बड़े मीठे पानी के स्रोत का निर्माण करती है, सम्मिलित रूप से, कलेक्टिवली अगर देखें तो।
तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है ये, मीठे जल का प्रमुख स्रोत। उसके अलावा इन झीलों में सुपीरियर झील के किनारे मेसावी श्रेणी स्थित है, मेसावी नाम की रेंज है। और मेसावी श्रेणी जो है उसमें पाए जाते हैं आयरन ओर के रिजर्व्स, लौह के भंडार। तो सुपीरियर झील के किनारे मेसावी श्रेणी में लौह पाया जाता है। उस लौह को इन झीलों और नदियों और नहरों के माध्यम से उसको आगे नौवहन उसका किया जाता है, उसको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और दूसरी कई सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें ये आयरन ओर यूज होता है। इसीलिए ये जो ग्रेट लेक्स का रीजन है ये पूरा का पूरा औद्योगिक केंद्र इसके आसपास काफी ज्यादा विकसित हो गए हैं। बहुत सी मेजर सिटीज डेवलप हो गई हैं क्योंकि यहाँ पर पानी भी है, नौवहन की सुविधा भी है, यहाँ खनिज भी उपलब्ध है। इसीलिए बहुत से प्रमुख औद्योगिक केंद्र, इंडस्ट्रियल रीजन्स और मेजर सिटीज यहाँ इसके आसपास डेवलप हुई है, इन झीलों के आसपास। जैसे सुपीरियर झील के आसपास डुलुथ नाम का शहर है, यूएसए का डुलुथ। इसी तरह से मिशिगन झील के पास स्थित है शिकागो। इसी तरह से इरी झील के किनारे इसके पास स्थित है डेट्रॉइट। इरी झील के पास ही क्लेवलैंड नाम का स्थान स्थित है। उसी तरह से इरी झील के किनारे कनाडा में अगर देखें तो लंदन और हैमिल्टन दो मेजर सिटीज हैं, हैमिल्टन। ओंटारियो झील के किनारे टोरंटो स्थित है, कनाडा का। तो इस तरह से बहुत सी मेजर सिटीज हैं जो इनके किनारे स्थित हैं, इन झीलों के किनारे, और इसलिए विकसित हुई है क्योंकि यहाँ मीठे जल का स्रोत है, नौवहन की सुविधा उपलब्ध है। और इन झीलों में अगर देखें बाकी सारी ये जो झीलें हैं ये कनेक्टेड होने की वजह से काफी उपयोगी है और एक नेचुरल बॉर्डर प्रोवाइड करवा रही है कनाडा और यूएस के बीच में। तो ये बॉर्डर भी उपलब्ध करवाती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उपयोगी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके अलावा सिटीज डेवलपमेंट, शहरों का विकास हुआ है। इन सब के अलावा इन झीलों में एक प्रमुख क्षेत्र है इरी और ओंटारियो झील के बीच में। यहाँ स्थित है वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा फॉल्स। और ये जो नियाग्रा फॉल्स है ये इरी ओंटारियो के बीच में, और ये विश्व का सबसे प्रमुख जलप्रपात होने के साथ साथ एक मेजर टूरिज्म स्पॉट भी है, पर्यटन स्थल भी है। तो इसीलिए महान झीलें जो हैं ये पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये जो महान झीलें हैं इनका दोनों ही देशों के लिए, कनाडा और यूएसए के लिए, दोनों के लिए काफी ज्यादा महत्व है क्योंकि इनमें ये सारी चीजें पाई जाती है। सुपीरियर झील वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मिशिगन कंप्लीटली यूएसए में स्थित है। बाकी अगर देखें सू नहर और वेलेंड नहर दो प्रमुख नहरें हैं। एक और नहर है इरी नहर। इरी नहर जो है वो इरी झील को आगे जोड़ती है न्यूयॉर्क की एक अन्य नदी से। न्यूयॉर्क की एक नदी है जिसका नाम है हडसन। तो इरी नाम की जो नहर है वो इरी झील को हडसन नदी से जोड़ती है। प्रमुख अगर नहरों में देखें तो इरी नहर प्रमुख है, इरी नहर के अलावा वेलेंड नहर प्रमुख है और सू नहर जो है ये प्रमुख है। ये मेजर चीजें हैं महान झीलों के बारे में। ग्रेट लेक्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेट लेक्स में यही है, लेक्स में यही वाली ग्रेट लेक्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका में मेजर है। और इसका एक क्वेश्चन भी बना था, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेट लेक्स बतानी थी 5 मार्क्स में आरएस के मेंस में। और अब हम बात करेंगे लास्ट जो ये 5th नंबर लेक है जो कि है ग्रेट सॉल्ट लेक। अभी तक जितनी भी झीलें हमने की थी वो सारी मीठे जल की, मीठे पानी की झीलें थी। अब हम बात करेंगे लवणीय झील की जो है ग्रेट सॉल्ट लेक, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी जब पठार किए थे। आपको याद होगा कौन से पठार पर स्थित है ये और किस तरह की स्थिति में विकसित होती है। तो 5वीं और प्रमुख झील ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट झील, ये ग्रेट बेसिन पठारी क्षेत्र पर स्थित है। ग्रेट बेसिन पठार
ग्रेट बेसिन पठार आपको याद होगा सियरा नेवादा और रॉकी पर्वत के बीच में स्थित है। अंतःस्थलीय पठार है, शुष्क परिस्थितियां हैं और कोई भी आउटलेट नहीं है, और इसी वजह से यहाँ शुष्क परिस्थितियों के कारण ग्रेट बेसिन पठारी क्षेत्र में कई सारी लवणीय झीलें हैं। उनमें से एक प्रमुख है ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक जो है ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सलाइन लेक है, सबसे बड़ी लवणीय झील है, और ये मुख्यतः स्थित है यूएसए के उटाह राज्य में, उटाह स्टेट में। और इस झील में कुछ नदियां आकर गिरती हैं, तो इस झील में इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। तो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम वाली है ये झील। ड्रेनेज सिस्टम मतलब नदियां इस झील में आकर गिरती हैं, लवणीयता काफी ज्यादा अधिक है। अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। तो ये हो गई उत्तरी अमेरिका की कुछ प्रमुख झीलें। ये वाली जो भी झीलें थी उत्तरी भाग में, ये सारी मीठे जल की झीलें थी, और इसमें ये है ग्रेट बेयर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, एथाबास्का झील, 5 प्रमुख झीलें जिन्हें महान झीलें कहते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, और यहाँ ग्रेट सॉल्ट लेक। सो ये मेजर लेक्स हमने डिस्कस की। अब बाकी जो है हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, रिवर्स और बाकी जो चीजें बचती हैं इसके बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम मैदान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैदानों में अगर देखें, आपको याद होगा हमने भौतिक प्रदेश जब देखे थे, प्लेन्स, भौतिक प्रदेश जब देखे थे उत्तरी अमेरिका के, तो ये है पश्चिमी कॉर्डिलेरा वाला क्षेत्र, इधर अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ कैनेडियन शील्ड। इन सब के बीच में जो पार्ट पड़ता है वो है उत्तरी अमेरिका का मैदानी क्षेत्र, और इसी मैदानी क्षेत्र को अभी हम डिस्कस करेंगे। ये कैनेडियन शील्ड, ये हो गया आपके अपलेशियन पर्वत वाला क्षेत्र। अब ये जो बीच में स्थित मैदानी भाग है, ये बना कैसे है, किस तरह का है, क्या स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। तो उत्तरी अमेरिका का ये जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पे भी मुख्य मैदान देखने को मिलते हैं, उनका निर्माण होता है नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से। रिवर्स जो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं उनसे बनते हैं प्लेन रीजन। तो ये सेंट्रल प्लेन रीजन रिवर्स के सेडिमेंट से ही बने। यहाँ रिवर्स रॉकी माउंटेन से निकलती हैं, जैसे मिसोरी रिवर, और भी अन्य, मिसिसिपी यहाँ की मेजर रिवर है, मिसिसिपी, मिसोरी, टेनेसी, ओहायो, इन सब रिवर्स के माध्यम से यहाँ पे अवसाद जमा होते हैं, और उन्हीं सेडिमेंट से ये बड़ा सा विशाल मैदानी क्षेत्र बना है। ये जो सेंट्रल प्लेन रीजन है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक तो इसका नॉर्दर्न पार्ट है और एक इसका सदर्न पार्ट है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। इसका जो उत्तरी भाग है मैदानी क्षेत्र का, वहां प्रेरीज नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान स्थित है, टेम्परेट ग्रासलैंड। जबकि दक्षिणी भाग जो है वो मिसिसिपी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, और दक्षिणी भाग काफी ज्यादा उपजाऊ है। दक्षिणी भाग में यदि देखा जाए तो मिसिसिपी के डेल्टा के आसपास कल्टीवेशन किया जाता है, कृषि की जाती है, मुख्यतः कपास की, कॉटन की, टोबैको की, तंबाकू, उसके अलावा राइस कल्टीवेशन भी किया जाता है। तो दक्षिणी भाग जो है वो चावल, कपास और तंबाकू की खेती के लिए उपयोगी है। मिसिसिपी नदी के और मिसोरी नदी जो है, मिसिसिपी मिसोरी नदी के डेल्टा क्षेत्र से बना है। दक्षिणी भाग मैक्सिको की खाड़ी के आसपास वाला ये वाला हिस्सा है। सो दक्षिणी भाग तो इन सब के लिए उपयोगी है। जबकि उत्तरी भाग में ये जो प्रेरीज नाम के घास के मैदान है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मुख्यतः गेहूं की खेती के काम आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये जो कॉर्न है या फिर मेज, मक्का, इसकी भी खेती की जाती है। तो मक्के की और गेहूं की खेती के लिए विख्यात है, खासतौर पर गेहूं की खेती के लिए। तो ये मैदानी क्षेत्र काफी उपजाऊ है और इसका उपयोग कृषि और पशुपालन दोनों के लिए किया जाता है। उत्तरी अमेरिका के सबसे प्रमुख जो मैदान है वो है प्रेरीज, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रेरीज डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, प्रेरीज जो घास के मैदान है ये मेनली यूएसए और कनाडा, इन दोनों में विस्तृत है प्रेरीज।
टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। घास के मैदान जो कि कनाडा और यूएसए दोनों में विस्तृत है। यूएसए के उत्तरी भाग में और कनाडा का ये जो पार्ट है इसके यूएसए के ठीक पास वाला, यहाँ पर ये विस्तृत है। जहाँ पे भी विश्व में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वहाँ एक प्रमुख मृदा पाई जाती है, मेजर सॉइल, जिसका नाम है चरनोजम। चरनोजम। तो इस मैदानी क्षेत्र में भी चरनोजम नाम की मृदा पाई जाती है। चरनोजम मृदा जो है, हम मृदा का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण भी बाद में देखेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। चरनोजम नाम की मृदा ह्यूमस युक्त होती है, काफी ज्यादा मात्रा में इसमें ह्यूमस होता है, और जिस मृदा में ह्यूमस ज्यादा होता है उसका रंग गहरा होता है, काले रंग की होती है। तो ये डार्क कलर की, ब्लैक कलर की सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। चरनोजम मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, बहुत फर्टाइल होती है। इसी वजह से प्रेरीज घास के मैदान कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और यहाँ पर जो मेन एग्रीकल्चर किया जाता है, सबसे प्रमुख क्रॉप यहाँ की है व्हीट। गेहूं के उत्पादन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और इसीलिए कनाडा और यूएसए इन प्रेरीज घास के मैदान के कारण ही विश्व में गेहूं के काफी बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, निर्यातक देश हैं। गेहूं के अलावा यहाँ पे मक्के का उत्पादन भी होता है, बट मक्का जो यहाँ पे यूज होता है वो पशुओं को खिलाने के लिए उस हिसाब से यहाँ पे उत्पादित किया जाता है। अब प्रेरीज घास का मैदान जो है कृषि और पशुपालन, एनिमल रियरिंग दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एनिमल रियरिंग जब करते हैं तब पशुओं से बहुत सारे जो उत्पाद हैं वो प्राप्त किए जाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट आदि। और इसी वजह से प्रेरीज घास के मैदान वाले क्षेत्र में काफ़ी सारे प्रमुख सिटीज़ हैं, शहर हैं जो इन सब चीज़ों के लिए फेमस हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कनाडा में विनीपेग नाम का एक स्थान है, विनीपेग शहर है, जो कि विश्व में, जहां विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी पाई जाती है, लार्जेस्ट व्हीट यार्ड इज फाउंड हियर। विश्व में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनीपेग में स्थित है, कनाडा के। और इसी तरह से यूएसए का शिकागो नाम का जो स्थान है, शिकागो शहर, ये फेमस है मीट प्रोसेसिंग के लिए, मांस प्रसंस्करण के लिए। तो इस तरह के जो प्रमुख शहर हैं वो प्रेरीज घास के मैदान वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। कैलगरी, एडमिंटन, इंडियानापोलिस, मिनियापोलिस, कांसास, ये सब प्रमुख शहर हैं जो कि इस प्रेरीज घास के मैदान वाले क्षेत्र में स्थित हैं। अब प्रेरीज घास के मैदान में पशुपालन किया जाता है, उसके अलावा प्राकृतिक रूप से भी, नेचुरली भी कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं। अब वो एनिमल्स कौन से हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अब जो यहाँ पे पशुपालन होता है नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज की घास के मैदान में, यहाँ जो बड़े बड़े कैटल फार्म्स होते हैं, जिनको हम मवेशी फार्म कह सकते हैं, बड़े कैटल फार्म्स को यहाँ रैंच कहा जाता है या रेंचेस कहा जाता है, रेंच। और इन रेंचेस की जो देखरेख करते हैं वो है काउबॉयज। काउबॉयज के बारे में आपने सुना होगा या मूवीज में कई बार देखा भी होगा। तो काउबॉयज यहाँ बहुत फेमस है जो कैटल फार्म्स की देखरेख करते हैं। इसके अलावा यहाँ नेचुरली, प्राकृतिक रूप से जो एनिमल्स, पशु देखने को मिलते हैं वो है बाइसन। अमेरिकी भैंस जो है उसे बाइसन कहते हैं। बाइसन के अलावा कोयोट, ये पशुओं के नाम है। गोफर नाम का एनिमल, गोफर। सो कोयोट, बाइसन, गोफर, ये सब एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। और इन सब के अलावा यहाँ एक प्रमुख एनिमल जो है वो है प्रेरीज डॉग। प्रेरीज डॉग भी यहाँ पाया जाता है। प्रेरीज डॉग काफी इंपॉर्टेंट है प्रेरीज इकोसिस्टम के लिए, पारिस्थितिक तंत्र के लिए। तो ये कुछ प्रमुख एनिमल्स हैं जो इस घास के मैदानी क्षेत्र में है। उन सब के अलावा, एनिमल्स के अलावा, यहाँ पर काफी सारी जनजातियां निवास करती हैं। प्राकृतिक रूप से जो काफी खुला मैदानी क्षेत्र है उनमें कई सारी ट्राइब्स रहती हैं। और यहाँ जो ट्राइब्स, जनजातियां रहती हैं वो है क्रो, यहाँ पर क्री, पौनी, ये सब ट्राइब्स यहाँ पर निवास करती हैं। और एक प्रमुख ट्राइब और है अपाचे। सो ये मेजर ट्राइब्स हैं जो यहाँ रहती हैं।
इस प्रेरीज घास के मैदानी क्षेत्र का अब काफी ज्यादा कमर्शलाइजेशन हो चुका है, बट यहाँ के जो मूल निवासी हैं नेटिव्स, वो है रेड इंडियंस। नेटिव्स मूल निवासी रेड इंडियंस। सो रेड इंडियंस यहाँ के मूल निवासी हैं। और वैसे तो प्रेरीज जो घास के मैदान है वहाँ ज़्यादातर घास का उत्पादन होता है, और यहाँ जो घास उत्पादित होती है वो काफ़ी पौष्टिक होती है, बहुत न्यूट्रिशियस होती है, जो कि एनिमल रेयरिंग के लिए, पशुपालन के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। बट इस घास के मैदान में कहीं कहीं पर आपको पेड़ वृक्ष भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे भी जल ज़्यादा उपलब्ध होता है वहाँ ट्रीज भी पाए जाते हैं। और यहाँ जो मेजर ट्रीज देखने को मिलते हैं वो है पॉपुलर, आल्डर, विलो, इस तरह के कई सारे वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे भी जल उपलब्ध होता है वहां। प्रेरीज घास के मैदान में ये ट्राइब्स हैं, हमने पशु देख लिए, मूल निवासी ये हैं, इस तरह के कई सारे वृक्ष यहाँ देखने को मिलते हैं। तो प्रेरीज घास के मैदान में पौष्टिक घास के उत्पादन की वजह से पशुपालन होता है, और उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से कृषि भी की जाती है। तो एनिमल रेयरिंग और एग्रीकल्चर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है प्रेरीज ग्रासलैंड, और इसी वजह से ये लार्जेस्ट और मेजर एक्सपोर्टर्स हैं यूएसए और कनाडा व्हीट के। तो ये हो गया प्रेरीज घास के मैदान के बारे में। अब जो नॉर्थ अमेरिका बसता है उसमें हमने मेन चीजें देख ली है। हमने माउंटेन्स कर लिए, हमने पर्वत कर लिए, पठार कर लिए, प्लाटो, पठार के साथ साथ हम झीलें भी कर चुके हैं और मैदान भी कर चुके हैं। डायरेक्टली जो सिलेबस में चीजें हैं वो हमने ऑलरेडी कर ली है। तो अब बसता क्या है? माउंटेन, प्लाटो, लेक्स एंड प्लेन्स, ये सब हमने ऑलरेडी कर चुका है, ये डायरेक्टली सिलेबस में है। अब जो सिलेबस में नहीं है इधर उधर की चीज़ें, वो थोड़ा बहुत और हम देखेंगे। रिवर्स हो गई, स्ट्रेट्स हो गई, जल संधियाँ, ईस्थमस हो गए, स्थल डमरू, इन सब छोटी मोटी चीज़ों को और हम देखेंगे। इन सब के अलावा और कौन सी चीज़ें जो सिलेबस में है और रह गई, इंडस्ट्रियल रीजन्स रह गए हैं, औद्योगिक प्रदेश, वो हम करेंगे। औद्योगिक प्रदेश के अलावा ग्लेशियर्स भी दे रखे हैं आपके सिलेबस में। तो ग्लेशियर्स की अगर बात करें, जब हमने लोगान पर्वत किया था तब मैंने बताया था हब्बार्ड ग्लेशियर को जल प्राप्त हो, हब्बार्ड ग्लेशियर का जो प्रमुख स्रोत है वो लोगान पर्वतीय क्षेत्र में है। तो हब्बार्ड जो ग्लेशियर है वो एक मेजर ग्लेशियर है और यहाँ पर स्थित है। जैसे आपको याद होगा लोगान पर्वत यहाँ पर स्थित है। तो हब्बार्ड ग्लेशियर एक प्रमुख ग्लेशियर है नॉर्थ अमेरिका का, और हब्बार्ड ग्लेशियर यहाँ पर अलास्का की खाड़ी के पास स्थित है। और ये जो हिमनद है ये बढ़ता हुआ हिमनद है। बढ़ता हुआ इसलिए क्योंकि जब यहाँ पर ज्वार का जल प्राप्त होता है तो वो ज्वारीय जल इसके हिमनद के साइज को धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। तो ये एडवांसिंग ग्लेशियर है, और एडवांसिंग है इसीलिए इसका साइज बढ़ता जा रहा है, अलास्का की खाड़ी की तरफ ये काफी बढ़ रहा है। और इसीलिए इसका विस्तार, तेजी से विस्तार होने के कारण हब्बार्ड हिमनद को गैलपिंग ग्लेशियर भी कहा जाता है। गैलपिंग जैसे घोड़ा गैलप करके या कूद के आगे जाता है, तो इसीलिए इसको गैलपिंग ग्लेशियर भी कहते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका के मेजर ग्लेशियर्स में एक तो हब्बार्ड है। हब्बार्ड के अलावा यहाँ पे बेरिंग नाम का ग्लेशियर भी है, बेरिंग ग्लेशियर, बेरिंग हिमनद। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे बेरिंग सागर है, अलास्का में बेरिंग सागर वाले क्षेत्र के पास यहाँ पर इस एरिया में बेरिंग हिमनद है। बेरिंग ग्लेशियर जो है ये काफी बड़ा हिमनद है और नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ये अलास्का में यहाँ पर बैगले नाम की आइसफील्ड, बैगले आइसफील्ड से निकलता है। कोई भी ग्लेशियर जो है किसी ना किसी बर्फ वाले क्षेत्र से निकलता है। तो ये बेरिंग ग्लेशियर जो है ये बैगले नाम की आइसफील्ड से निकलता है, और वहां से निकलने के बाद आगे जब आता है तो ये पिघलता है, और इसीलिए इसे रिट्रीटिंग ग्लेशियर कहा जाता है। पिघलता हुआ ग्लेशियर है, कम होता जा रहा है इसका साइज। इस ग्लेशियर का जो पानी है वो विटस झील में इकट्ठा होता है, विटस लेक में, विटस झील। और उस विटस झील में जो पानी इकट्ठा होता है, इस झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सील नदी, सील रिवर। और सील नदी जो है ये आगे जाकर अलास्का की खाड़ी वाले क्षेत्र में गिरती है।
तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बेरिंग हिमनद उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा हिमनद है जो अलास्का में स्थित है, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है अलास्का की खाड़ी की तरफ। इस हिमनद का जल विटस झील में इकट्ठा होता है, विटस झील से फिर निकलती है सील नदी का जल जाकर गिरता है आगे अलास्का की खाड़ी वाले क्षेत्र में। तो सबसे बड़ा हिमनद तो है बेरिंग हिमनद, और गैलपिंग हिमनद जो तेजी से बढ़ता जा रहा है एडवांसिंग ग्लेशियर, उसे हब्बर्ड ग्लेशियर कहा जाता है। तो ये नॉर्थ अमेरिका के 2 मेजर ग्लेशियर्स हैं। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में और भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, कुछ माउंटेन टॉप पे हैं, पर्वतों के ऊंचे भाग में। ज्यादातर जो ग्लेशियर्स हैं वो अलास्का में, क्योंकि काफी ठंडा क्षेत्र है। हालांकि कैनेडियन शील्ड वाले क्षेत्र में भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। तो प्रमुख हिमनदों में 2 मेजर थे, बेरिंग और हब्बर्ड, जो हमने डिस्कस कर लिए। बाकी ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स के किस तरह की ग्लेशियर से हिमनदों से स्थलाकृतियां बनती है, निक्षेपण और अपरदन वाली, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट नॉर्थ अमेरिका में मेनली अभी हम माउंटेन, प्लेटो, लेक्स, प्लेन्स और 2 मेजर ग्लेशियर्स डिस्कस कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल रीजन हम पूरे वर्ल्ड के एक साथ देखेंगे, वाटरवेज हम पूरे वर्ल्ड के एक साथ देखेंगे। और अब जो छोटी मोटी चीजें बसती है नॉर्थ अमेरिका की जो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, रिवर्स और स्ट्रेट्स और ईस्थमस वगैरह, उन सबको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।